Alright, we are starting with the unit number 3, which is for our business laws, contract of indemnity and guarantee. समझते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है एंड दोनों में डिफरेंस क्या है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ बेसिकली वेयर वन पार्टी, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. यानी कि ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस जो मैं या कोई भी और इंसान तुम्हें अगर करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग विच इज़ स्पेसिफाइड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. अगर तुम्हें कोई भी उस चीज़ के रिस्पेक्ट में लॉस होता है, आई विल बी द वन हु विल सेव यू फ्रॉम दैट लॉस, राइट. सो सिंपली पुट, अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट और कॉम्पनसेट अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड लॉस, कि अगर कोई स्पेसिफाइड लॉस हो जाएगा आई विल कॉम्पनसेट यू और प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इट, राइट. दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. फाइन. देन वी हैव एग्जाम्पल देख लो. एन इंश्योरेंस कंपनी promises to pay the car owner for damage caused by an accident, है ना. तो इंश्योरेंस अगर करवाते हैं एक्सीडेंट के लिए, तो एक्सीडेंट इज़ व्हाट, इट्स अ स्पेसिफाइड लॉस ओनली ना. तो जिसने कराया है उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर, बिकॉज वो करा रहा है. जिसने करवाया है वो चीज़ इंश्योरेंस, उसे क्या बोलेंगे, दैट पर्सन इज़ इंडेमनीफाइड इन द सेंस वो अब सेव्ड है ना, मतलब इंश्योर्ड है, राइट. सो इंडेमनीफाइड है, राइट. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नेक्स्ट वी हैव गारंटी. गारंटी का क्या मतलब है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन विच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट. एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लो एक बंदा है जिसने बैंक को ये प्रॉमिस किया है कि बैंक आई विल रीपे माई लोन विच, not my loan, I will repay the loan which is taken by that B if B defaults. मतलब मैं बैंक को जाके बस एश्योरेंस दे रहा हूँ कि देखो बी ने तुमसे एक लोन लिया था, अगर बी नहीं भरेगा तो मैं भर दूंगा. दिस इज़ कि आई एम गारंटिंग, गारंटी कर रहा हूँ ना मैं कि बैंक तुम्हें पेमेंट हो जाएगी, बी नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा. सो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर सम पर्सन promises कि I will perform something, some action, or I will discharge someone else's liability of relating to some other thing in case that person defaults. समझ गए? So जो बंदा ये गारंटी दे रहा है उसे बोलते हैं श्योरिटी, and the person for whom it is given is called the principal debtor, and the person to whom it is given is called the creditor. अगेन बैंक वाले एग्जाम्पल से समझते हैं. मेन लोन लिया है बैंक ने दिया है बी को पैसा, राइट. सो बी इज़ व्हाट, प्रिंसिपल डेटर. प्रिंसिपल डेटर क्यों हुआ? बिकॉज मेन डेटर तो वही है ना, और बैंक क्या है, जिसने पैसे दिए हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, राइट. सो बैंक इज़ द क्रेडिटर, ठीक है. नाउ जिसने श्योरिटी दी है, गारंटी देने वाला बंदा कौन है, श्योरिटी, गारंटी दे रहा है ना वो, तो वो ए है. ए गारंटी दे रहा है, दैट इज़ श्योरिटी. ए गारंटी दे रहा है कि देखो बैंक बी ने तुमसे लोन लिया है, अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, राइट. सो दिस इज़ ए ने गारंटी दे दी, ठीक है. दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट. सो दिस इज़ डन. नाउ डिफरेंस देख लो. इंडेमनिटी में दो पार्टीज़ थे, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड. गारंटी में तीन थे, ये जो अभी बताया मैंने. थ्री पार्टीज आर देयर, राइट. क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी, राइट. सो ये हो गया. देन द पर्पस. इंडेमनिटी का पर्पस क्या है? रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, कि भैया अगर कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दूंगा मैं, राइट. भरपाई, ठीक है. अब गारंटी का क्या है? सिक्योरिटी, कि भाई आई गिविंग यू एश्योरेंस, तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं भर दूंगा पेमेंट अगर उसने नहीं की, अगर कोई और डिफ़ॉल्ट करता है आई विल पे, राइट. इंडेमनिटी में देर इज़ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, बट गारंटी में थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स हुए. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में तो पहला कॉन्ट्रैक्ट था ही.
ए और बी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए और क्रेडिटर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। सो बेसिकली जो मेन लोन है उससे रिलेटेड आपका हुआ एक गारंटी जो दी है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी होती है इसमें, विच इज़ बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। मतलब ए और बी में भी तो आपस में कुछ है ना, उनकी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर की कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली इम्प्लाइड इंडेमनिटी, क्योंकि एक तरह से बोल रहे हैं ना कि भरपाई ही तो कर रहा है, बी पेमेंट नहीं कर रहा तो उसकी भरपाई ए कर रहा है, राइट। सो इसलिए इंडेमनिटी वाला केस भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। दैट इज़ वाई देर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेचर ऑफ लाइबिलिटी, अगेन अगर इंडेमनिटी है तो वो वाले में तो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है ना। प्रॉमिस टू पे इज़ डायरेक्ट, वहाँ पे प्रॉमिस टू पे इज़ इनडायरेक्ट, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ कोलेटरल या सेकेंडरी है ना, बिकॉज श्योरिटी की लाइबिलिटी तब अराइज होगी अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो नॉर्मल लोन पेमेंट जैसे होता है वैसे ही होगा, राइट। सो यहाँ पे प्राइमरी और इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन डिफ़ॉल्ट। That is why it is not independent, because it is dependent on the default by the principal debtor. Occurrence, again ये क्या होता है, कोई भी happening of any event which is specified in that contract, specified accident या specified incident, कुछ भी। इसमें गारंटी में इट इज़ एग्जिस्टिंग लीगल डेट और ड्यूटी, बेसिकली लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब अगेन कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह वो करेगा, राइट। देन वी हैव द राइट टू सू। राइट टू सू में क्या है, बेसिकली मान लो ए और बी जो है, बी है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ए है जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, तो ए इज़ इंडेमनीफाइड, राइट। नाउ अब मान लो कि ए का कार से एक्सीडेंट हुआ, ए की कार का, एंड कार वाले बंदे का सी नाम था। अब उसकी गलती है तो काइंड ऑफ सी पे भी हो सकता है कोई केस हो जाए। अब जो सी पे अगर केस होगा तो क्या बी सी पे केस कर सकती है? इंश्योरेंस कंपनी सी पे केस नहीं कर सकती, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज़ द इंडेमनीफायर, एंड इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम। मतलब वो अपने नाम पे उससे केस नहीं लड़ सकती। हाँ, ए और सी के बीच में केस हो सकता है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। बट जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर श्योरिटी अगर डेट डिस्चार्ज कर देता है तो इट कैन सू द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम, है ना। मतलब अगर कोई उनके बीच में लफड़ा है तो वो आपस में कर सकते हैं, बिकॉज उनका रिलेशन है आपस में, राइट। यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी का और जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसका आपस में थोड़ी कोई रिलेशन है। सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम, राइट। देन द लाइबिलिटी of the surety is co-extensive with that of the principal debtor। ये जो 3 मैंने पार्टीज़ वाला बताया था उसमें श्योरिटी यानी जो बंदा अश्योरेंस दे रहा है बैंक को, उसकी लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ऐसा क्यों बोला है? बेसिकली नाउ सबसे पहले आंसर ये है कि येस दिस इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बट एक चीज़ ऐड करनी है, अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ और लिखवाया है स्पेसिफिकली तो फिर वो फॉलो होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं लिखवाया फिर हम मान के चलते हैं कि हम लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज़ को एक्सटेंसिव। अब इसका मतलब क्या है को एक्सटेंसिव का? को एक्सटेंसिव मीन्स इट इज़ ऑफ द सेम अमाउंट एंड ऑफ द सेम एक्सटेंट एज द प्रिंसिपल डेटर। मतलब इफ़ द प्रिंसिपल डेटर इज़ लायबल फॉर द प्रिंसिपल सम प्लस द इंटरेस्ट और द पेनल्टी, श्योरिटी इज़ ऑल्सो लायबल फॉर द सेम। मतलब अगर 10,000 का लोन है, इफ़ द प्रिंसिपल डेटर वॉज 10,000 प्लस 500 रुपये इंटरेस्ट भी, तो श्योरिटी इज़ नॉट जस्ट लायबल फॉर 10,000, ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर द एक्स्ट्रा 500, राइट। सो टोटल उसकी इतनी ही होगी, तो जितनी प्रिंसिपल डेटर की है एग्जैक्ट वैल्यू की श्योरिटी की होगी, राइट। देन इमीडिएट लाइबिलिटी की, अगर कोई और कॉन्ट्ररी इसके अगेंस्ट वाला एग्रीमेंट नहीं है, देन क्रेडिटर यानी जो बैंक है लेट से, वो रिकवर कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम श्योरिटी। मतलब बैंक कैन डायरेक्टली आस्क श्योरिटी कि देखो तुमने उस टाइम पे एश्योरेंस दी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनवाया था, नाउ आई कैन रिकवर यू डायरेक्टली फ्रॉम यू बेसिकली। सो ऐसा नहीं है कि पहले प्रिंसिपल डेटर के सारे एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे और फिर बचेगा तो आप श्योरिटी के पास आओगे, नहीं।
डायरेक्टली मेरा लोन मेरे प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया तो बैंक बोलेगा मैं डायरेक्टली श्योरिटी के पास जा रहा हूँ और पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेशन, श्योरिटीज लाइबिलिटी कैन नॉट एक्सीड द दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इक्वल वैल्यू की है, कम नहीं है बट ज़्यादा भी नहीं है, मतलब लाइबिलिटी कैन बी लेस। मान लो अगर स्पेसिफाइड ही है कॉन्ट्रैक्ट में कि श्योरिटी की गारंटी सिर्फ इंटरेस्ट की छोड़ के, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल की होगी, तो फिर सिर्फ प्रिंसिपल की होगी, फिर वो इंटरेस्ट की नहीं होगी, मतलब कम हो सकती है फिर भी, बट एक्सीड किसी भी केस में नहीं कर सकती। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, जिससे मैंने बोला इफ़ द प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी वॉइड है, कि मान लो प्रिंसिपल डेटर एक माइनर है तो उसके साथ तो नहीं हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट, सो उस केस में श्योरिटी कैन स्टिल बी हेल्ड लाइबल एज अ प्रिंसिपल डेटर इन सर्टन केसेस डिपेंडिंग कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट हुआ है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें लिखी हैं फिर सारा वही कॉन्ट्रैक्ट वाला ही मानना पड़ेगा, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर सबके साइन है, राइट। सो इन केस लाइबिलिटी ही प्रिंसिपल डेटर वाली वॉइड ही है तो फिर तो सीधा लाइबल ही कौन होगा, श्योरिटी ही होगा फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो ये हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन इज राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड को श्योरिटीज। देखो श्योरिटी यानी जो बंदा एश्योरेंस दे रहा है, अब ये श्योरिटी देने वाला बंदे, इसकी राइट्स क्या हैं तीनों के प्रति, बैंक के प्रति या जो प्रिंसिपल डेटर था उसके प्रति, और तीसरा कि अगर मान लो श्योरिटी हो सकता है ना वो को श्योरिटीज़ भी रख रहा हूँ, है ना, मतलब दो से एक से ज़्यादा श्योरिटी भी हो तो उनके अगेंस्ट बाकियों के अपने जो को श्योरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, वो सब आपको बताने हैं। पहले अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर समझ लेते हैं। आई थिंक वो एक्चुअल टेबल, तो आपको टेबल क्या मतलब जो भी बताया था मैंने कि बैंक ने लोन दिया है प्रिंसिपल डेटर को एंड श्योरिटी ने सिर्फ एश्योरेंस दी है, ठीक है। बैंक मान लो बी, ये मान लो ए एंड ये मान लो सी, ठीक है, ओके। नाउ राइट ऑफ सब्रोगेशन, अब ये समझो कि मान लो अपना पैसा डेट पूरा कर देते हैं, श्योरिटी ने बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा, अगर डेटर नहीं देगा, ए ने जेन्युइनली पैसे नहीं दिए तो सी ने बी को मतलब बैंक को पैसे दे दिए। नाउ वंस द पेमेंट इज़ डन फॉर दैट डेट, श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ द क्रेडिटर। मतलब अब एक बार बैंक हट गया कि भाई बैंक सेटिस्फाई हो गया, उसको पैसे मिल गए, नाउ श्योरिटी हैज़ ऑल द राइट्स टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम ए, कि भैया ठीक है मेरे को ज़रूरतमंद था तो इसलिए मैंने बैंक को पेमेंट कर दी उस टाइम, बट ऐसा नहीं है कि मैं ही तेरा भरपाई, मतलब भरपाई मैं नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू गिव मी द मनी बैक, राइट। अभी तो मैंने दे दिया बैंक को बट आई विल रिकवर इट फ्रॉम यू, क्योंकि लोन तो तेरा था ना, तो ऑब्वियसली श्योरिटी विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर समहाउ। सो श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिकवर दैट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट टू इंडेमनिटी, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक राइट ऑफ इंडेमनिटी भी है, बिकॉज एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है ना कि अगर लाइबिलिटी टू नहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू बट आई विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू, राइट। सो अगेन एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि आई विल इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई क्या होता है, प्रोटेक्ट द श्योरिटी, मतलब तेरा जितना भी पैसे तूने दिए हैं बैंक को आई विल गिव यू बैक, राइट। सो एक इंडेमनिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द सम्स दैट वर राइटफुली पेड अंडर द गारंटी, है ना, जितना भी अच्छा बनता है उतना होगा। यही दो मेन है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, अब पहला है राइट टू सिक्योरिटीज़। बेसिकली कोई भी मॉर्गेज या प्लेज रखते हैं ना या लोन के अगेंस्ट, तो श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो उसका बेनिफिट ले सकता है। कि मान लो जब लोन लिया था, बैंक ने दिया था प्रिंसिपल डेटर को, तो इसने कोई सिक्योरिटी रखवाई थी, है ना, मान लो कोई ज़मीन रखवाई थी एज अ मॉर्गेज। नाउ क्या होगा, अगर मान लो वो डेटर पैसा नहीं दे रहा, तो अब इंडेमनीफाई किया था उसने सी ने, मतलब सॉरी गारंटी दी थी सी ने बैंक को, बट इस सी के पास अभी
ये हक है कि वो बैंक को बोले देखो मेरे से लेने से पहले तुम इसकी सिक्योरिटी से जितना रिकवर कर सकते हो उतना करो, अगर उसी से रिकवर हो रहा है तो मैं नहीं दूंगा। सो ये इसका राइट है अगेंस्ट द बैंक, सी का बेसिकली श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द बैंक विच इज़ द क्रेडिटर। तो श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर दैट आई हैव द राइट टू have the benefit of any security that creditor has against the principal debtor at the time where the contract was entered. दिस इज़ ट्रू वेदर और नॉट श्योरिटी न्यू ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसे पहले पता होना चाहिए था। गारंटी देते टाइम हो सकता है सी को पता भी ना हो कि सिक्योरिटी है, बट बाद में अगर सी को पता लग गया कि एक सिक्योरिटी रखी है तो वो पहले बोलेगा कि मेरे को उस सिक्योरिटी का जितना भी बेनिफिट हो सकता है मुझे वो चाहिए, एंड दिस इज़ फाइन राइट। सो इफ़ द क्रेडिटर रिलीजेज अ mortgage on the principal debtor's house without the surety's consent, then surety is discharged to the extent of value of that house, मतलब उतना उसका क्रेडिट कम हो जाएगा, लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। राइट टू सेट ऑफ, नाउ श्योरिटी इज़ एंटाइटल्ड टू रेज कोई भी सेट ऑफ, मतलब डेट रिड्यूस करने का एक काउंटर क्लेम दैट द प्रिंसिपल डेटर हैज़ अगेंस्ट द क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। सेम वही सिक्योरिटी वाली ही बात हो गई कि कोई सेट ऑफ कहीं से भी हो रहा है बेसिकली, तो वो पहले प्रिंसिपल डेटर से होगा, देन जितना बचा कुचा होगा उतना श्योरिटी दे देगा राइट। सो श्योरिटी के पास ये राइट है कि मैं इंश्योर करूँ, मिनिमम ही मैं दूँ, बाकी सब जितना उससे हो सकता है उतना वो करवाएगा, ठीक है। देन अगेंस्ट द को श्योरिटीज, मान लो देर कुड बी सम केस वेयर मल्टीपल पीपल गिव द गारंटी राइट, हो सकता है ऐसा, तो इसमें होता है राइट टू कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर सेम डेट के लिए 4 लोग हैं है ना, तो वो चारों में डिवाइड हो जाएगा, दिस राइट दे हैव अगेंस्ट ईच अदर, सो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो दे आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डेट पेड बाय वन ऑफ देम इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। हाँ, अगर स्पेसिफाइड है कि ए जो है, या मान लो एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी पी क्यू आर एस है, मान लो पी क्यू आर एस टी, और पी क्यू आर एस टी में पहले से ही ये सारे को श्योरिटीज़ हैं ना, सो पी क्यू आर एस टी में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था कि ये जो श्योरिटी है ये 50% देगा, बाकी का वो दे देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा 50% वही देगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखवाया था स्पेसिफिकली कुछ तो ठीक है, अदरवाइज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो इफ़ द श्योरिटीज एक्स वाई जी गारंटी 90,000 का डेट इक्वली, एक्स पेज द फुल अमाउंट, देन ही हैज़ द राइट कि वो 30-30 हज़ार बाकी दो से ले लेगा, बिकॉज इक्वल होना चाहिए बर्डन अगर को श्योरिटीज़ है। देन लाइबिलिटी फॉर द डिफरेंट सम, अब मान लो उन सब ने गारंटी किया था डिफरेंट सम कि मैं मैक्सिमम इतना ही दूंगा, मैं मैक्सिमम इतना ही दूंगा, तो दे आर स्टिल बाउंड कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे बट ओनली अप टू द मैक्सिमम। मतलब मान लो कि यही पी क्यू आर एस टी है एंड डेट जो है वो 100K का है। अब मान लो इन्होंने अब अलग से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था कि भाई मैं तो 30K ही मैक्सिमम दूंगा, मैं मैक्सिमम 20K ही दूंगा, ये 30K है, मान लो ये 20K है और ये 10K है, ये इन्होंने पहले से ही मैक्सिमम डिसाइड किया था। तो आप पहले सब में इक्वली डिवाइड कर दोगे जितना भी बनता है 25-25, तो ये 10 अगर मैक्सिमम दे रहा है तो ये 20 मैक्सिमम दे रहा है, तो ये इतना देंगे एंड देन फिर बाकी जो है उतना वो कर लेंगे बेसिकली राइट। अगर मतलब बेसिकली किसी ने भी अगर मैक्सिमम अपना कोई बता रखे तो वो उतना मैक्सिमम अगर बन रहा है उनका तो वो लेगा, ठीक है। मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एवरीवन बट अप टू द मैक्सिमम लिमिट विच इज़ गारंटीड बाय ईच वन ऑफ देम। देन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेलमेंट एंड प्लेज पे आता है क्वेश्चन। देखो बेलमेंट यानी डिलीवरी बाय सम पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पज़ upon a contract that they shall be returned or otherwise disposed of according to the directions of the bailer when the purpose is accomplished। अब मतलब क्या है बेलमेंट का, मान लो मैंने कपड़े धुलवाने हैं, मैंने किसी लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिए हैं, अब ऑब्वियसली आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू द लॉन्ड्री वाला फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे विल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ बेलमेंट एंड प्लेज। अब क्या होता है बेलमेंट, मान लो मैंने किसी लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिए हैं धोने के लिए,
So I have what I have done. I have delivered the goods to the laundry wala. So I am the bailer to some other person, bailey, which is the laundry wala, for some purpose, which is kapde dhona, upon a contract that they will be returned or otherwise disposed of according to the directions of the bailor. मतलब मेरे directions के according to उन्हें मुझे ही return करोगे या dispose, अगर मैंने बोला है कि हाँ 4 कपड़े धोने हैं, एक अगर ख़राब हो जाए तो फेंक भी देना, अगर मान लो है हाइपोथेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है. सो क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे विल बी रिटर्न्ड एज पर माई डायरेक्शंस और डिस्पोज्ड एज पर माई डायरेक्शंस व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड. मतलब व्हेन द कपड़े हैव धुलोड तो दे विल बी रिटर्न्ड और वट एवर आई हैव सेड वो हो जाएगा उनका. सो again example, giving clothes to a dry cleaner, this is bailment for service. So this is bailment. Now what is difference, pledge क्या होता है? Pledge is bailment of goods as a security. जैसे ये तो for service हो गया कोई, मान लो bailment of goods है as a security for the payment of debt or performance of some promise. इसको समझना. मान लो मैं बैंक में जा रहा हूँ, अपनी गोल्ड की कोई ज्वेलरी डिपॉजिट कर रहा हूँ फॉर सम लोन, है ना, मतलब प्लेज रख दिया उसको अगेंस्ट माई लोन. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव केप्ट बेसिकली बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट. उस डेट की पेमेंट भी एक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ही है कि आई विल पे द डेट, राइट. सो एनीवेज, सो इफ इट इज़ एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इट इज़ कॉल्ड अ प्लेज. एंड यहाँ पे बेलर को फिर ऑनर बोलते हैं एंड बेली को पॉनी बोलते हैं, राइट. सो जो डेटर है वो पॉनर हो जाएगा, डेट क्रेडिटर है वो पॉनी हो जाएगा. सो एग्जांपल देख लो, डिपॉजिटिंग गोल्ड ज्वेलरी विद द बैंक फॉर अ लोन, प्लेज फॉर सिक्योरिटी, राइट. सो यहाँ पे एक और चीज़, जो आपका सिलेबस है उसमें इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाएगा आपसे. राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनी विल नॉट बी आस्क्ड, ठीक है. बट हाँ, बेलर और बेली का मान सकते हैं आपसे. बट पहले डिफरेंस कर लेते हैं. देखो, बेलमेंट इज़ फॉर वेरियस पर्पस, ठीक है. सेफ कस्टडी, रिपेयर, जैसे मैंने बोला कपड़े धुलाई. सो है ना, अब कपड़े धुलाई के लिए दिए तो मैं एज्यूम करूँगा कि वो सेफ कस्टडी में रखेगा मेरे कपड़ों को, राइट. इसमें भी कोई पूछने वाली तो बात तो है नहीं, है ना. या कोई रिपेयर के लिए, जैसे कपड़े धुलना, तो वो भी एक उसका कुछ नो रिप्लेनिश हो रहा है या रिपेयर हो रहा है कोई चीज़ ना, यूज़ के लिए भी हो सकता है दिया हो. बट देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप मुझे वापस करोगे, या अगर मैंने बोला डिस्पोज करोगे तो डिस्पोज करोगे, जो भी. प्लेज में स्पेसिफिकली एज अ सिक्योरिटी ही होते हैं वो, ठीक है. राइट ऑफ सेल ना, बेली के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको बेच दे. अगर मैंने कपड़े बोले हैं कि धोने के हैं और मुझे रिटर्न करने हैं, यू डोंट हैव द राइट, यू कैन कि आप मेरे कपड़े बेच दो कहीं पे और उससे प्रॉफिट कमाओ या नहीं भी कमाओ, बेच नहीं सकते आप बेसिकली, राइट. सो बेली डज नॉट हैव द राइट टू सेल. एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, है ना. मान लो चार्जेस मैं दे ही नहीं रहा हूँ, कपड़े धोने के पैसे मैं नहीं दे रहा हूँ उसको, तो फिर तो वो बेच सकता है भाई कि हाँ पैसे नहीं दोगे, ठीक है मैं बेच देता हूँ कपड़े आपको, है ना. या फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है. प्लेज वाले केस में यू हैव अ स्टैच्यूटरी राइट टू सेल, कि मान लो मैंने गोल्ड रखा है अगेंस्ट अ लोन और फिर मैं लोन की पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो गोल्ड बेच देगा ऑब्वियसली, है ना. अगर डिफ़ॉल्ट में कर रहा हूँ तो वो बेच देगा. हाँ, रीज़नेबल नोटिस देना होगा बेचने से पहले कि हाँ मैं बेच दूंगा, दे दे पैसे वापस, राइट. यूज़ ऑफ गुड्स, नाउ बेलर में यूज़ द गुड्स इफ़ द टर्म्स परमिट. अगर मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हाँ अगर आप चाहो तो इन गुड्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ लॉन्ड्री वाला एग्जाम्पल से मत सोचो, वैसे भी सोच लो, है ना. सो अगर यूज़ के लिए लिखा है तो फिर कर ही सकता है वो ऑब्वियसली. प्लेजी कभी यूज़ नहीं करता यूजुअली, है ना. बैंक को बोलो कि हाँ मैं गोल्ड रख रहा हूँ एज अ प्लेज, तो वो उसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता ऑब्वियसली, राइट. पेलमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, प्लेज इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेलमेंट, है ना. बिकॉज बेलमेंट में बहुत सारे रीज़न से हो सकते हैं, उसमें से एक रीज़न सिक्योरिटी भी है. सो प्लेज जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी वाला रीज़न है. सो बेलमेंट में बहुत रीजंस आ गए तो इसलिए वाइडर हो गया. प्लेज में सिर्फ सिक्योरिटी वाला है उसका, इसलिए प्लेज इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट, राइट. नाउ ये जो मैं आपको बता रहा था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो आ गया. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. समझना इस चीज़ को. एक बंदा, मान लो मैं एक चलता फिरता सड़क पे था, मुझे कोई लॉस्ट गुड मिल गया, ठीक है.
now I take it into my custody. Now I have the same responsibility as that of a बेली. मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया लॉन्ड्री वाला बेली था, तो वैसा ही मेरे पास सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ राइट्स भी आएंगे. देखते हैं क्या है. मतलब अगर आई एम द फाइंडर ऑफ सम लॉस्ट गुड्स, then what are my rights? First is right of lien. Again, if you remember, right of lien means right to retain the possession of the goods against the true owner until they receive compensation for the trouble and expense incurred in preserving the goods and finding the owner. मान लो मुझे कोई रिंग मिली, अब इतना वो रिंग के चक्कर में मुझे कोई ट्रबल हुआ या कोई एक्सपेंस मेरे को इनकर करना पड़ा उसको साफ रखने के लिए, वो मैं चाहूँ तो वो सारा एक्सपेंस कॉम्पनसेट करवा सकता हूँ जब तक ट्रू ओनर मिल नहीं जाता. फिर मतलब बेसिकली जब ट्रू ओनर मिल जाएगा तो मैं उससे कॉम्पनसेट करवा सकता हूँ एंड देन वो वापस दे सकता हूँ. राइट ना, एक चीज़ है, द फाइंडर कैन नॉट सू द ओनर टू रिकवर दिस एक्सपेंस, है ना. दे कैन एक्सरसाइज द राइट कि दे दो नहीं तो मैं रिंग दूंगा ही नहीं आपको. राइट, दिस इज राइट टू लियन है मेरे पास. आई हैव द राइट टू रिटेन द पोजेशन until I receive the compensation. But yeah, I will not sue you to recover that expense. I can, ठीक है मैं रिंग ही रख लूँगा, फिर हो गई रिकवर. राइट, सो आई हैव द राइट टू रिटेन पोजेशन बट आई डोंट हैव द राइट टू सू यू टू रिकवर द एक्सपेंस. ठीक है, बट हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आई विल रिटेन इट अंटिल यू गिव मी दैट कॉम्पनसेशन. ठीक है, सो लेट्स से इफ ए फाइंड बीज लॉस्ट डॉग and spend 500 on its food and vet, then he can keep the dog until B pays 500. ठीक है, तो now B will obviously pay 500 and take the dog. That's why lawmakers made this rule. Then right to sue for reward. अगर ओनर ने कोई रिवॉर्ड पहले से बता रखा है कि जो भी मेरा डॉग ढूंढेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे, अगर ओनर ने ये ऑफर कर रखा है, देन द फाइंडर may sue for the reward and retain the goods until the reward is received. इस वाले में वो नहीं था कि उसने पहले से ऑफ़र कर रखा है, बट अगर पहले से ऑफ़र कर रखा है और फिर भी वो नहीं दे रहा 500 रुपये, तो फिर मैं सू भी कर सकता हूँ और रिटेन तो रख ही सकता हूँ मैं. वो तो मेरे पास राइट हमेशा ही है कि मैं दूंगा ही नहीं, बोलो क्या कर लोगे. राइट, सो आई हैव द राइट. देन राइट ऑफ सेल. ना ऑब्वियसली नॉर्मल केस में आई कांट सेल इट, राइट, बट the finder may sell if either of the following condition is met. अब वो कौन सी हैं देख लो. ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीवरी. अब मिल ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूँ, मैं बेच ही दूंगा, मेरा काम का नहीं है वो डॉग, मुझे नहीं रखना, तो मैं क्यों उसे संभाल के रखूँ. आई कैन सेल. और ओनर रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस. अगर कुछ भी हो जाए और ओनर बोल रहा नहीं मैं 500 रुपये नहीं ही दूंगा, तो बस फिर आप बेच दो. ठीक है, मत दो, मेरे को रखना नहीं है, मैं डॉग बेच रहा हूँ. ठीक है, सो आइदर दिस और दिस. ठीक है, एंड एक और वो, आइदर द गुड्स आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू और द लॉफुल चार्जेस फॉर प्रिजर्विंग या फाइंडिंग अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. कि भैया मेरे को जितना चार्ज लगेगा प्रिजर्व करने में, दैट इज़ इस पूरे ही गुड्स की 2/3 वैल्यू के बराबर. तो मैं बेच ही ना दूँ, इससे बेटर तो एटलीस्ट 1/3 मेरी कमाई हो जाएगी. मैं क्यों उसे वेस्ट करने दूंगा पूरा अपने हाथों से. राइट, सो या तो ये हो जाए, या गुड्स वैसे ही डेंजर है कि भैया ख़राब होने वाले, पेरिश होने वाले, या टाइम के साथ इनकी वैल्यू चली जाएगी. जैसे मान लो किसी के बनानास मिल गए और आपको पता है ये 2 दिन बाद ख़राब हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि इनको ठीक रखने के लिए मुझे जितनी बिजली लगेगी वो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ बनानास ही है, देन आई कैन जस्ट सेल द बनानास. और इफ़ आई फील कि 2 दिन में वैसे ही वो ख़राब हो जाएंगे या अपनी वैल्यू लूज़ कर देंगे, देन ऑल्सो आई कैन सेल द गुड्स. राइट, सो आई हैव द राइट टू सेल द गुड ऑल्सो इन सर्टन केसेस. नाउ 2 टाइप्स ऑफ लियन आर देयर, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन. मैंने ये तो बता दिया, लियन इज़ राइट ऑफ पोजेसिंग द गुड्स. ठीक है, अंटिल कोई क्लेम आ जाता है, आई हैव द राइट टू टेक पोजेशन. टेक पोजेशन ही मतलब राइट टू रिटेन द पोजेशन, मैं अपने पास ही रखूँगा. बट इसके 2 टाइप्स होते हैं, पर्टिकुलर एंड जनरल. पर्टिकुलर लियन इज़ बेसिकली अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफिक गुड्स जिस पे उस बंदे ने कोई स्किल या लेबर लगाई है. कि मान लो मैंने किसी कार मैकेनिक शॉप पे गया और उसको कार दी कि बोला रिपेयर कर दे,
तो इट अगेन कार इज़ दैट इनके स्पेसिफिक गुड जिस पे उस बंदे ने अपनी रिपेयर की स्किल और लेबर लगाई है। सो उस केस में अगर मैं उसके रिपेयर चार्जेस नहीं दे रहा हूँ तो वो रिपेयर वाले मैकेनिक के पास राइट है पर्टिकुलर लियन का, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, बिकॉज उसने स्किल और लेबर लगाई है एंड इट इज़ फॉर दैट स्पेसिफिक गुड कि मैंने इस पे ही स्किल लगाई है। ठीक है, जनरल लियन में क्या होता है, it is available against any property of or the other party already in possession um, to settle a general balance of account. मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है ना, कि भैया आपके बैंक में जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा आपने पेमेंट कर दिया। सो उस केस में लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी उस बैंक हूँ मैं, तो मेरे पास हो सकता है उसका कोई ज्वेलरी टाइप पड़ी हो, तो उस ज्वेलरी को रिटेन करने का मेरे पास जनरल लियन है, राइट ऑफ जनरल लियन। आई कैन रिटेन पोजेशन ऑफ दैट ज्वेलरी टिल यू पे द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, राइट। सो अगेंस्ट ज्वेलरी इज इस केस में एनी प्रॉपर्टी जो मेरे पास थी मैंने उसको रख लिया, कोई और प्रॉपर्टी होती मैं उसको रख लेता। पर्टिकुलर लियन में उस कार के अलावा थोड़ी वो कुछ रख सकता है, बिकॉज वही कार है जो उसे मिली थी और उस पर उसने स्किल और लेबर लगाया है। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, then we have condition. So particular lien will arise only when I said labor या skill use हुई है उस goods पे कुछ, right? जनरल लियन में कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, जो मिल जाए वही आप रख सकते हो, राइट। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर दैट। हु कैन एक्सरसाइज अगेन जनरल, पर्टिकुलर तो एनी बेली हु हैज़ रेंडर्ड दैट पर्टिकुलर सर्विस वही करेगा। स्पेसिफिक लियन इट इज़ ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे बैंकर्स हैं उनके पास होगा, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटर्नीज ऑफ हायर कोर्ट्स एंड पुलिस पॉलिसी ब्रोकर्स, इन्हीं लोगों के पास, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीज़ें हो सकती है ना कि ऐसा कोई सेटल करने वाला बैलेंस हो, जैसे बैंकर्स के पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस टाइप होता है। सो दिस इज़ देयर एग्जाम्पल, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सेम, है ना, ये मैंने इसीलिए ये डाले। Mechanic who is retaining a car until the repair charges for that specific car are paid, and banker retaining a customer's jewelry for a general overdraft balance on their account, right? So ये आपका differences clear हो गए। now एक और टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है दैट इज ड्यूटेड एजेंट। मतलब ए ने हायर किया था बी को, बी ने हायर किया सी को, तो ये तो क्या था, प्रिंसिपल, एंड ये क्या था, एजेंट, राइट। बट इन दोनों के बीच में भी रिलेशन हो गया, तो ये बन गया सब एजेंट, बिकॉज इन दोनों के केस में ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, राइट। सो दिस इज़ हाउ सब एजेंट वर्क्स। बट व्हाट इज सब्सटीट्यूटेड एजेंट? मान लो ए ने हायर किया था बी को टू मैनेज हिज प्रॉपर्टी। नाउ ए ऑथराइजेज बी टू अपॉइंट अ लॉयर, बी अपॉइंट्स अ लॉयर। Now A is L is a substituted agent. Substituted agent मतलब क्योंकि A ने ही बोला था कि भैया L को भी हायर करना, सो इस केस में L इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू A, हालांकि इस केस में C इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू B, B इज़ रिस्पॉन्सिबल टू A। आई होप ये इक्वेशन समझ में आई होगी, राइट। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सब एजेंट इज़ अपॉइंटेड बाय द एजेंट एंड वर्क्स अंडर द एजेंट्स कंट्रोल, मतलब सब एजेंट के अंडर है। सब्सटीट्यूटेड इज़ अपॉइंट तो एजेंट ने किया है, लेकिन वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल्स कंट्रोल, मतलब जो एक्चुअल में ए था वो बी भी उसका, बी इज़ एजेंट ऑफ ए, L is also an agent of A, right? So works under the principal's control. Now relationship. Now he is the sub agent is the agent of the attack में direct relationship, मतलब प्रिंसिपल जो है उससे सब एजेंट का कोई नाता नहीं होगा। इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे C B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है, बट जो C है वो कहीं भी A से रिलेटेड है, बिकॉज वो एजेंट प्रिंसिपल का भी, मतलब है ना, दिस इज द प्रिंसिपल। सो L इज सब्सटीट्यूटेड एजेंट फॉर द प्रिंसिपल एज वेल, राइट। सो दिस इज डन। नाउ एजेंट्स लाइबिलिटी। नाउ ओरिजिनल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, क्योंकि वो इसने हायर किया ना सब एजेंट, तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल कि C क्या काम करता है, राइट। सो C का कुछ भी गलती होगा तो B ही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज A ने तो B को काम दिया था, मेन एजेंट तो यही है,
है ना। यहाँ पे ओरिजिनल एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब्सटीट्यूटेड, है ना। अब मान लो कोई लॉयर अगर गलती कर रहा है तो बी की कुछ गलती नहीं है, बी ठीक है, बिकॉज ए ने ही बोला था कि वो उसको अपॉइंट करे, राइट। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट बाय रैटिफिकेशन, और उसकी रेक्विजिट्स क्या है वैलिड रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन क्या है मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले वीडियोज़ में अच्छे से समझाया था। तो देखो, रैटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी एक्ट दैट वाज ओरिजिनली डन विदाउट द प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्शंस और अथॉरिटी। मतलब मेरे को किसी प्रिंसिपल की कोई अथॉरिटी या इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, मैंने कोई काम फिर भी कर दिया, जो बोला नहीं किया था बट मैंने कर दिया, बट बाद में जाके वो काम एक्सेप्ट हो गया, अडॉप्ट हो गया, राइट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकाली गई। सो दिस इज़ रैटिफिकेशन। नाउ इफ़ेक्ट क्या है, मान लो एक एजेंट है या कोई भी पर्सन किसी और बंदे के बिहाफ पे काम करता है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है वो काम करने की, बट फिर भी मैंने वो कर लिया। नाउ प्रिंसिपल मे चूज़ टू रैटिफाई कि भाई हाँ ठीक है, तूने, मैंने बोला नहीं था करने को बट तूने कर दिया, आई एम फाइन विद इट। सो प्रिंसिपल कैन चूज़ टू रैटिफाई और डिसोन कि मैंने बोला ही नहीं था, तेरे को अथॉरिटी दी ही नहीं थी, क्यों किया तूने। सो दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर रैटिफाई हो गया तो द सेम इफेक्ट फॉलो एज इफ़ वो तब होता जब उसकी अथॉरिटी दी गई होती। समझ लो, मतलब मान लो एज फ्रेंड बी विदाउट अथॉरिटी बाइज अ हाउस ऑन द एज बिहाफ। हो सकता है बी बोले कि अच्छा किया ख़रीद लिया, मुझे वैसे भी ख़रीदना ही था। तो वो केस इज़ बिल्कुल सिमिलर कि अगर बी ने पहले ही बोला होता ए को कि तू मेरे लिए घर खरीद ले। समझ लो, मतलब अथॉरिटी दी होती फिर वो काम होता, या अथॉरिटी के बिना काम हुआ बट बाद में रेटिफाई होगा, दोनों सेम ही चीज़ है लॉ के नज़रिए में। समझ लो। सो ए कैन लेटर रेटिफाई द परचेज एंड टेक द ओनरशिप। नाउ मैक्सिम यहाँ पे क्या है, इट इज़ ऑन द मैक्सिम ऑफ, I don't know how to pronounce it, but it means ratification relates back to the date of the act done by the agent। मतलब ratification उस डेट का है जिस दिन वो एक्चुअल काम मैंने कर लिया था बिना मेरी अथॉरिटी हुए, राइट। सो इट विल डेट बैक टू दैट, राइट। अब इसके रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए। एक वैलिड रैटिफिकेशन के लिए यू हैव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ऑब्वियसली द पर्सन जो ये काम कर रहा है मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट एज एन एजेंट प्रॉपरली, है ना। फॉर अ प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम एंड देन शिफ्टेड टू प्रिंसिपल। मतलब मैंने खुद ही अपने लिए कोई काम कर दिया एंड देन मैं बोल रहा हूँ कि ये आप ले लो, ऐसा नहीं होता। मैंने उसी के बिहाफ पे कोई काम करा, बाद में बस ये पता लगा कि वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी करने की, बट काम उसी के बिहाफ पे किया मैंने, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी माइनर वगैरह के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने माइनर के बिहाफ पे कोई काम कर लिया और फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाद में वो रेटिफाई हो जाए, वैसा नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी, प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला माइनर वगैरह नहीं होना चाहिए। फुल नॉलेज, प्रिंसिपल शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल दी मटीरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। मतलब रेटिफिकेशन के टाइम पे फिर कुछ नहीं छुपना चाहिए। ठीक है, पहले उसने बिना अथॉरिटी के कुछ कर लिया, फाइन, बट जब आप अब बता रहे हो अडॉप्ट करने के लिए, अब तो एटलीस्ट सब कुछ बताओ, मटीरियल फैक्ट्स सारे, राइट, होल ट्रांजैक्शन। ना रेटिफिकेशन पूरी चीज़ का होगा, ये नहीं कि आधा। मान लो घर खरीद लिया किसी के बिहाफ पे, तो ये नहीं बोल सकता हाँ मुझे आधा का घर खरीदना था तो मैं आधा ले लेता हूँ, आधे को रेटिफाई करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, राइट। ऑब्वियसली लॉफुल एक्ट्स, अगेन कुछ इलीगल तो फिर लॉ की लैंग्वेज में वैसे ही नहीं माना जाएगा। विद इन रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं है कि रेटिफिकेशन सालों के सालों बाद आप कर लो, रीजनेबल टाइम में करना है। नो डैमेज टू द थर्ड पार्टी, रेटिफिकेशन इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान दे रहा है, राइट। सो मतलब कोई डैमेजेस वगैरह उनको पहुंचा रहा है या उनकी कोई राइट्स का वायलेशन कर रहा है, वैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन एजेंट पर्सनली लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू हिम बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। की मतलब मैंने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट किया बट नाउ आई एम पर्सनली लाइबल फॉर इट। ये वैसे तो एजेंट जनरल रूल तो यही है ना कि कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स or be personally liable for the contracts on behalf of principal, because principal is the party which is liable.
प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम किया तो प्रिंसिपल लाइबल है, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लाइबल। मान लो फॉरेन प्रिंसिपल, मतलब मान लो व्हेन द एजेंट एक्ट्स फॉर अ मर्चेंट हु इज़ रेजिडेंट अब्रॉड, बाहर रहता है, तो उस केस में एजेंट पर्सनली है, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि वो किसी अब्रॉड वाले से आप रिश्ता रख रहे हो। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, मान लो एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देता है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में वो डिस्क्लोज ही नहीं करता कि प्रिंसिपल कौन है, इसमें सामने वाले को डिस्क्लोज नहीं करता, देन ऑल्सो एजेंट विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, कि मान लो प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब व्हेन द प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड, जैसे मान लो प्रमोटर है, वो किसी कंपनी के लिए एक्ट कर रहा है, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कंपनी वाले में बोला था कि प्रमोटर जो है डज नॉट इवन एग्जिस्ट येट। प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, बट कंपनी ही तो अभी वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, मतलब अभी तक कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्रमोटर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट, राइट। अभी होएगी कंपनी एग्जिस्ट जब प्रमोटर सारे काम कर देगा। दैट वॉज द रीज़न प्रमोटर वॉज हेल्ड पर्सनली लाइबल, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है आपको। सो अगेन दिस इज़ अ केस वेयर प्रिंसिपल ही अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। देन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मान लो एजेंट एक्सप्रेसली एग्री करता है कि हाँ मैं पर्सनली लायबल होऊंगा, तो फिर ऑब्वियसली वो माना जाएगा। इंटरेस्ट इन एजेंसी, मान लो कई बार एजेंट का कुछ पर्सनल अगर इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, कि मान लो मैंने किसी स्पेसिफिक बंदे से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कराया बिकॉज मेरा रिश्तेदार लगता है वो, उस केस में एजेंट विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल बिकॉज आप प्रॉफिट कमा रहे हो सॉर्ट ऑफ इस चीज़ से, राइट। ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, कि मान लो एजेंट ये क्लेम करता है कि मैंने अथॉरिटी में एक्ट किया, बट एक्चुअल में अथॉरिटी थी नहीं उसके बाद, तो फिर अगेन वो एजेंट पर्सनली लायबल होगा। सिग्नेटरी, मान लो एजेंट कोई साइन करता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अपने नाम में, एजेंट के प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हो तो प्रिंसिपल के नाम पे साइन होने थे ना, बट अगर एजेंट का नाम आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज में, एजेंट इज़ पर्सनली लायबल। ट्रेड यूसेज, कि मान लो कोई कस्टम ही यानी स्पेसिफिक ट्रेड का यही है जहाँ पे एजेंट ही माना जाता है लायबल, कोई ऐसा बिजनेस किसी टाइप का है अगर, तो फिर उसमें टाइप ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी जो है वो इररिवोकेबल कब होती है और टर्मिनेशन, इस पे क्वेश्चन है। देखो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बहुत सारे मोड्स हैं। पहला है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, मान लो वो एग्री ही कर रही हैं प्रिंसिपल और एजेंट किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की हम टर्मिनेट कर रहे हैं, तब हो जाएगा। रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है कभी भी कि हाँ अब से तू था मेरा एजेंट अभी तक बट अब से नहीं है, प्रिंसिपल अगर रिवोक कर रहा है तो मानना पड़ेगा, है ना। अगेन दिस शुड बी एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड, है ना, मतलब उसको नोटिस वगैरह दे दो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंट ने ऑलरेडी कुछ कर दिया है फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं तेरे पास अथॉरिटी नहीं, पहले से आप तो दे रखी है तो ठीक है, उसके बाद बिफोर एनी कि वो कुछ कर ले आप पहले ही रिवोक कर दो प्रिंसिपल, राइट। रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, एजेंट खुद ही गिव अप कर देता है कई बार, रिनाउंस मतलब गिव अप, राइट। एजेंट इज़ गिविंग अप ऑन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी प्रोवाइडेड, हाँ कि वो नोटिस दे दे पहले कि हाँ मैं नहीं बनना चाह रहा एजेंट, ठीक है। तो ये पार्टीज़ ने ही अगर कुछ करा है तो वो ये वाला केस होगा, म्यूचुअली करे या प्रिंसिपल करे या एजेंट करे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार लॉ इंटरवीन करता है बीच में, कैसे, मान लो जिस बिज़नेस के लिए वो थे वो बिज़नेस ही कंप्लीट हो गया, या मान लो जितना टाइम फिक्स्ड पीरियड उन्होंने डिसाइड किया था वो टाइम ही बीत गया, या कोई डेथ या इंसैनिटी का केस हो गया, इंसॉल्वेंसी का केस हो गया, या जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए वो बिज़नेस बन रहा था वही सब्जेक्ट मैटर ही अभी कोई रहा ही नहीं वो सब्जेक्ट मैटर, देन अगेन ये सब लॉ है कि लॉ इन केस में आगे आपको नहीं जाने देगा, आपका टर्मिनेशन कर देगा एजेंसी का। एक चीज़ होती है इररिवोकेबल एजेंसी, मतलब कि वो एजेंसी जो टर्मिनेट ही नहीं हो सकती। ऐसा कब होता है, जब एजेंसी इज़ कपल्ड विद इंटरेस्ट, मतलब एजेंट का मान लो कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उस एजेंसी के अंदर, अगेन वो टर्मिनेट नहीं हो सकती टू द प्रेजुडिस ऑफ दैट इंटरेस्ट इवन बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल, बिकॉज वहाँ पे वो पर्सनल लाइबल रहने वाला है, राइट। सो मान लो ए ओज बी मनी, ए अथोराइजेज बी टू सेल एज कार एंड कीप द प्रोसीड्स टू कवर द डेट, मेरे को समझ में आएगा। देखो मान लो ए ओज बी सम मनी, है ना, अब ए ऑथराइज़ कर देता है बी को कि भाई तू मेरी कार बेच दे और जितने पैसे मिलते हैं उससे अपना डेट तू कवर कर लियो।
तो इस केस में ए कुछ भी हो जाए वो ये अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, बिकॉज बी का डेट है भाई, वो क्यों रिवोक होने देगा, अनफेयर होगा उसके लिए। तो अगर बी ए ने बोल दिया एक बार कि हाँ मेरा कार बेच के तू अपने डेट कवर कर ले, तो फिर ए इनसेन हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बी विल रिकवर दी अमाउंट वो कार बेच के, राइट, बिकॉज अगेन अगर नहीं होगा तो बी के लिए अनफेयर हो जाएगा, राइट। देन अथॉरिटी विच इज़ पार्टली एक्सरसाइज, मान लो वंस एजेंट हैज़ ऑलरेडी बिगन टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते, है ना, रिगार्डलेस कि वो पूरे एक्ट्स ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हुए हैं या नहीं, पार्टली भी कंप्लीटेड हैं तो भी अगर शुरू होगी अथॉरिटी एक्सरसाइज एजेंट के द्वारा, तो फिर आप बाद में रिवोक नहीं ही कर सकते उसको। पर्सनल लाइबिलिटी, अगेन मैंने बोला जब एजेंट पर्सनल लाइबिलिटी इनकर कर रहा है टू द थर्ड पार्टी, अगेन स्कोप ऑफ एजेंसी के अंदर ही कर रहा है, बट कर रहा है कोई पर्सनल लाइबिलिटी इनकर, देन एजेंसी इररिवोकेबल है, बिकॉज अगेन एजेंट को प्रोटेक्ट करेगा ना, बिकॉज उस बेचारे की भी लाइबिलिटी उसमें इन्वॉल्व हो गई।